दोस्तों आज तो बहुत ठंड लग रही है दोस्तों। एक तो मौसम चेंज हो गया और दूसरा आज का जो टाइटल है दोस्तों वो रिश्तों में बर्फ आ गई है। अब आप सोचेंगे सर मेरा और आपके रिश्तों में कोई बर्फ आई है? नहीं, हमारे रिश्ते तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। रिश्तों में बर्फ आई है जो हमारे इंडिया वर्सेस कनाडा के जो रिलेशन है दोस्तों। और यही आज हमारा द हिंदू एडिटोरियल का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा नाम है योगेश कुमार और आज हम फिर दोबारा एक एडिटोरियल सेशन के साथ है दोस्तों। और हमारा एज यूजुअल हमेशा की तरह एक ही टारगेट रहेगा दोस्तों। वी विल कवर 4 एस्पेक्ट्स। सबसे पहले जीएस, क्विज, ग्रामर और वोकैबुलरी दोस्तों। क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि स्टूडेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ हो कि मैं एक सेशन देखूं और उसमें मुझे कई नॉलेज या कई कंसेप्ट मेरे क्लियर हो जाए दोस्तों। और इसी सोच और इसी विजन के साथ दोस्तों कुछ दिन पहले ये चैनल स्टार्ट किया गया दोस्तों और उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द आप जुड़ेंगे दोस्तों। हाँ, अभी व्यूज कम है तो उस तरह से आप उसको मेजरमेंट मत करिएगा कि व्यूज कम है। अभी चैनल नया है, उसको थोड़ा सा प्रमोट होने में टाइम लगता है दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं, और कभी ना कभी कोई चैनल स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टार्ट होता है। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आज के सेशन में तो ये रिश्तों में बर्फ है जो भारत और कनाडा के बीच में दोस्तों इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इसमें हमारे कुछ जीएस के क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, कॉपी और पेन जरूर कैरी कर लीजिएगा। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली। चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। कुछ वोकैब आएगी, कुछ जीएस आएगी और बिल्कुल तैयार रहिएगा दोस्तों। चलिए सबसे पहले तो वर्ड आ गया, यही वर्ड तो जो आप पढ़ रहे हैं रिश्तों में बर्फ, यही जो बर्फ है इसी के लिए उसने वर्ड यूज किया है दोस्तों, फ्रॉस्टी। हमारे फ्रिज में भी वर्ड होता है फ्रॉस्ट। जो ऊपर वाला सेक्शन होता है ना जिसमें बर्फ जमती है वो उसको फ्रॉस्ट ही कहा जाता है। क्लियर हो दोस्तों? अब उसने वाई लगा के उसे एडजेक्टिव बना दिया। क्लियर हो गया? तो एक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि नाउन में अगर हम वाई लगा दें तो देन इट बिकम्स एडजेक्टिव। तो ये थी वो ग्रामेटिकल इशू दोस्तों। मैंने कहा ना कि बहुत अच्छा सेशन होगा। सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, बस और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों अब इसके साइनो देख लेते हैं दोस्तों। आइसी, चिली, ग्लेशियल और जितने वर्ड एल पे कंप्लीट होते हैं वो सब भी एडजेक्टिव होते हैं। ये दूसरा आपके लिए कंसेप्ट मिल गया दोस्तों। और तीसरा गिल्ड, शीतल, ये बड़ा प्यारा वर्ड है। जेलिड वर्ड यूज किया जाता है इसको। चलिए मैं थोड़ा गलत बोल गया था, गिल्ड, सॉरी। और एंटो में अगर हम बात करें तो भाई ठंड है, आप इसका गर्म कर देते हैं तो पहला वर्ड आके आपके पास वार्म, हॉट, बामी। बाम लगाते हैं ना हम, तो कई बार हम जब बाम लगाते हैं तो थोड़ा सा उसमें एक अच्छा सा महसूस होता है, तो हम कहते हैं यार हैविंग ए बामिंग फीलिंग। बामी फीलिंग मतलब थोड़ी सी गरम गरम अपनापन वाली फीलिंग आ रही है दोस्तों। चलिए और दूसरा इसमें जो वर्ड आया वो आया वर्सन। अब इसको भी समझ लेते हैं। एक्चुअल में हमारे पास एडजेक्टिव होता है एक छोटा सा जिसका नाम है बैड। बैड का मतलब बुरा। और ये तो पता ही है दोस्तों आपको, एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है। नहीं पता तो याद कर लेते हैं। पॉजिटिव, साथ साथ बोल के देखिए एक बार, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। बिल्कुल सही कहा। तो अगर मैं कहूं कि पहली डिग्री बैड है, मतलब पॉजिटिव डिग्री बैड है, तो हमारी सेकंड डिग्री कौन सी हो जाएगी दोस्तों? वर्स। और तीसरी डिग्री कौन सी हो जाएगी दोस्तों? वर्स्ट। अब आप कहेंगे सर यहां तो वर्सन लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहां जो वर्सन है ये एक वर्ब है। और इंग्लिश ने क्या करा, उस एडजेक्टिव से ही उसने इसमें ईएन लगा दिया। और जब हम किसी के पीछे ईएन लगा देते हैं तो हमारे और पिछले वाले चैनल में भी ये वाला कंसेप्ट था, बहुत सारी ग्रामर उसमें मिलेगी आपको। जब हम किसी वर्ब में, सॉरी, किसी वर्ड के अंदर ईएन लगा देते हैं तो उसे हम वर्ब बना देते हैं। जैसे मैं और एक एग्जांपल दे देता हूं। अगर मान ले लिखे मैंने लिखा ब्लैक, भाई मैंने एक जो डाई करने वाला है उसको कहा यार ये ना सफेद कपड़ा है, इसको ब्लैकन कर दो, काला कर दो। इंग्लिश में मैंने क्या बोला? जस्ट ब्लैकन इट। अब मैंने क्या किया, ब्लैक के पीछे ईएन लगा दिया, तो मैंने क्या कर दिया उसको, मैंने उसको वर्ब में कन्वर्ट कर दिया। अब वर्ब में कन्वर्ट कर दिया तो आ गया आईएनजी, तो आप लगा ही सकते हैं, तो पता ही ना वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो वर्सन का मतलब वर्स वही बुरे वाली सेंस है, उसको और खराब कर देना, बदतर कर देना हिंदी में कहते हैं दोस्तों। तो इसका पहला वर्ड डेट्रियोशन आ गया। डेट्रियोट करना, तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। डिक्लाइन बताइए आपको, मैंने ऐसे हिंदी इसलिए लिखता हूँ ताकि बच्चा कई बार कहता है कि सर हिंदी जरूर बताइए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हमारी ना आदत खत्म होती जा रही है, खासकर यूपीएससी और पीसीएस वाले स्टूडेंट कहते हैं सर जब हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं तो हमें इंग्लिश में कई बार समझ में नहीं आता, तो देन वी टेक अ रेफरेंस फ्रॉम हिंदी पैसेज। अब हिंदी पैसेज में भी कई बार फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि वहां शुद्ध हिंदी के वर्ड होते हैं और वो हमारी एक सोच जो है, जो हमारा एक डायमीटर है उससे बाहर निकल जाता है, सॉरी डायमीटर डायमेंशन से बाहर निकल जाता है। तो दूसरा वर्ड है हमारे पास वर्सिफिकेशन। आप देखिए खतरनाक वर्ड देख रहे हैं, जैसे ब्यूटीफाई करना, सुंदर बनाना, ऐसे एक वर्ड यूज किया वर्सिफाई करना। चलिए दोस्तों
और डिग्रेडेशन, ये तो हमने कई बार पढ़ा ही है, डिग्रेड करना, किसी को नीचे दिखाना, किसी का पतन करना। चलिए, और अब सब कुछ बर्बाद कर रहे थे, खराब कर रहे थे, अब इसको अच्छा कर देते, ये हमारे एंटर हो जाएंगे दोस्तों। इंप्रूव करना, एनहेंस करना मतलब बढ़ाना दोस्तों। और एम्यूलेट, ये बड़ा प्यारा वर्ड है, और दोस्तों ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। एमेल्योरेट, किसी चीज को इंप्रूव करना, सुधार करना। आर यू एमेल्योरेटिंग या नॉलेज, क्या आप अपने नॉलेज में सुधार कर रहे हैं दोस्तों, ये था एक एग्जाम्पल। और बेटरमेंट, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, बेटर से बनाया गया है। चलिए दोस्तों, तो ये थे हमारे दो छोटे वर्ड। आगे देखते हैं दोस्तों आपके लिए क्या खजाना है। चलिए, फिर अभी कुछ वर्ड हैं। अच्छा, पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ दोस्तों। एक्चुअल में सॉफ्टवेयर थोड़ा सा खराब हो गया, जिसमें मुझे ये काम करना पड़ रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं जल्दी ही वो हमारा सॉफ्टवेयर ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास आता है कट डाउन। अच्छा, ये तो क्लियर है दोस्तों कि वर्ब के साथ अगर एक प्री पोजीशन लग जाती है, दोबारा बोलता हूं मैं, वर्ब के साथ प्री पोजीशन, देन इट बिकम्स, क्या बन जाता है दोस्तों, सोच के देखिए। मैं फिर दोबारा से लिखता हूं, वर्ब के साथ मैंने क्या ऐड कर दिया दोस्तों, प्री पोजीशन। मैंने वर्ब के साथ प्री पोजीशन को ऐड कर दिया, देन इट बिकम्स। सोच के बताइए दोस्तों, याद आया? तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स। तो ये फ्रेजल वर्ब्स बन जाती हैं दोस्तों। तो कट डाउन भी हमारी एक फ्रेजल वर्ब हो गया। तो इसका मीनिंग क्या है? वो कहना है किसी चीज के साइज को कट करना, रिड्यूस करना, या अमाउंट भी हो सकता है, क्वांटिटी हो सकता है, कोई भी चीज होती है उसकी मात्रा कम कर देना या साइज कम कर देना। और उसके लिए वर्ड क्या दिए हैं? रिड्यूस करना, डिक्रीज, डिमिनिश और लोअर। अब लोअर देख के आप कहेंगे सर लोअर तो वो होता है जो हम पहनते हैं, बिल्कुल सही का, वो नाउन है। लोअर वर्ड को देखे तो दोस्तों आपको अभी मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ये देखिए, ये आ गया लोअर। लोअर आप जो पहनते हैं, जो नाइट वॉक के लिए पहनते हैं, वो भी लोअर है, वो नाउन है। और अगर मैं कहूं लो, लोअर और लोएस्ट, तो वो लोअर क्या है? वो एक एडजेक्टिव है दोस्तों। और यहां पर जो लोअर है वो उसके आगे ना आ गया है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया दोस्तों? एक वर्ब बन गया। तो हमने एक चीज सीखी कि लोअर जो है वो तीन घरों में रहता है, नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है और वर्ब भी है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। और एंटो में उसको बढ़ा देते हैं, इंक्रीज, रेज, एक्सपेंड और एनलार्ज। ये देखिए, अब यहां पर एक खतरनाक कंसेप्ट आया। उसने कहा किसी वर्ड से पहले अगर आप क्या लगा दें, ईएन लगा दें, तो वो भी क्या बन जाता है दोस्तों? वो भी एक वर्ब बन जाती है दोस्तों। आई होप कि कंसेप्ट क्लियर होगा। ईएन हमने पहले लगाया था एज ए सफिक्स वर्ब बनाने के लिए। ब्लैक में ब्लैकन किया था, वर्स में वर्सन किया था, टाइट में ईएन लगा के टाइटन किया था, व्हाइट सफेद दांतों के लिए व्हाइट में ईएन लगाया था, व्हाइटन कर दिया था। तो ऐसे ही आपका ईएन आगे भी और पीछे दोनों जगह लग जाता है और वो वर्ब बना देता है। इतना सा याद रखना दोस्तों, इंग्लिश बहुत आसान होती है, बस सिर्फ थोड़ा सा एक इंटरेस्ट की जरूरत होती है दोस्तों। चलिए, और दूसरा वर्ड जो है हेडेड। हेडेड मतलब आगे की तरफ, ऐसे तो हेड सिर होता है, लेकिन उसे एज ए वर्ब भी बनाया जाता है, क्योंकि नाउन में वो सिर है, जो हमारा सिर हेड है, लेकिन जब वो वर्ब है हेड, तो उसका मतलब आगे ले जाना। जैसे हम कहीं बोलते हैं आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, मैं नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। क्लियर हुआ दोस्तों? तो हेड एक वर्ब भी है। अब वो आगे की तरफ वर्ड है, तो इसका वर्ड आ गया लेड, गाइडेड। क्योंकि ये सेकंड फॉर्म थी, तो जो आंसर हैं वो भी अब आपके सेकंड फॉर्म वाले हैं। देखिए, गाइडेड, डायरेक्टेड, सुपरवाइज। यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब हम क्लोज टेस्ट करते हैं, जब हम एंटोसाइनो करते हैं। जिस ढंग से फॉर्म में क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर भी उसी फॉर्मेट या उसी फॉर्म में होगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, और एंटो में देख लेते हैं दोस्तों। हमारे पास फॉलोड है, ट्रैक्ड, ओबेड और अबेंडन। अबेंडन का मतलब त्यागना। सबकी हिंदी लिख देता हूं ताकि आराम से बच्चे को मजा आए दोस्तों। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगला वर्ड आ गया पेयर डाउन। अच्छा, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक होते PAIR, मैंने ये IR नहीं लिखा है, मैंने PARE लिखा है, पेयर डाउन। इसका मतलब ये ऑलमोस्ट वैसे ये कम करना, काटना, छाटना। चलिए, ये देखिए, तो वर्ड आ गया आपके रिड्यूस। पहले इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो पहला वर्ड आ गया हमारे पास पेयर डाउन। पेयर डाउन का मतलब कम करना। और ट्रिम तो पता ही है भाई, ट्रिमिंग करवाते हैं आजकल कुछ लोग, कटिंग नहीं करवाते बालों की, ट्रिम करवा देते हैं। अच्छा, वो अलग बात है, कईयों को पता नहीं होता ट्रिम करवाना है या कट करवाना है। चलिए, सिंप्लीफाई करना, सरल बना दो यार उसको, और आसान कर दो। जैसे हम आपकी क्लास को सिंप्लीफाई करते हैं, ज्यादा टफ करने की जरूरत नहीं है। कंडेंस का मतलब संक्षेप करना। ठीक है दोस्तों। चलिए, एक्सपेंड करना, इंक्रीज करना, एनलार्ज करना, एम्पलीफाई करना। एम्पलीफायर तो सुना ही है ना, जब घर पे हम म्यूजिक बजाते हो तो एम्पलीफायर करते हो, भाई इसको इस रूम से वहां तक भी ले जाओ, तो इसको यार एम्पलीफायर की जरूरत है। क्लियर हो गया दोस्तों? अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों। हमारे पास जो हमारे पास ये बहुत बढ़िया वर्ड है, ये पेपर में कई बार आ चुका है। अच्छा, बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है, सर आफ्टर मैथ
भाई आफ्टर मैथ का मतलब रीजनिंग तो नहीं पढ़नी, जीएस तो नहीं पढ़नी, नहीं यार, ये आफ्टर मैथ वाला नहीं है कि मैथ के बाद वाला। आफ्टर मैथ का मतलब होता है दोस्तों रिजल्ट, परिणाम। अब देखिए उसने आपको जो वर्ड दिए हैं, एक तो कॉन्सिक्वेंस दिया है, आसान है दोस्तों। दूसरा आपको उसने आउटकम दिया, ये भी व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस। सीक्वल क्या है, जो हम सीक्वल देखते हैं ना, पहले गदर 1 थी, गदर 2 आ गई, उसको सीक्वल हो गया दोस्तों। फिर रिजल्ट आ गया दोस्तों। ये इसके बड़े सिंपल वर्ड थे। और अगर हम इसका एंटो देखते हैं तो एंटो में उसने प्रील्यूड दे दिया, प्रील्यूड मतलब प्रस्तावना, क्योंकि वो तो रिजल्ट था, वो आखिर में था, स्टार्टिंग में क्या है, वो प्रील्यूड है दोस्तों। और कॉज हमें पता ही है, कारण है तभी तो रीजन है, रिजल्ट आएगा। ओरिजिन और बिगिनिंग। क्लियर होगा दोस्तों, आई होप कि थोड़ा सा मजा आ रहा था। तो दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये मार्केटिंग मुझे ही करनी पड़ेगी, मार्केटिंग कर रहा हूँ कि थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लाइक करो, थोड़ा सा बूस्टर मिलता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये वो पैसेज आ गया जो हमारे अखबार में था, तरीका समझ में आ गया। पहले मैं आपको उससे रिलेटेड वोकैब और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होगा, या जीएस होगी या क्विज होगा, वो सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद उस पैसेज पे आएंगे जो हमारे आज हिंदू एडिटोरियल में छपा है दोस्तों। चले दोस्तों, आज बहुत कुछ है, आज आपके लिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बहुत अच्छी नॉलेज है दोस्तों। सेशन पूरा अटेंड करिए और कॉपी पेन के साथ अटेंड करेंगे तो हमेशा बेनिफिट में रहेंगे दोस्तों, ये कंफर्म है। चलिए, इंडिया एंड कनाडा आर हेडेड, याद आ गया ना, वो हेडेड बढ़ रहे हैं एक इवन फ्रॉस्टियर सेशन। अरे और ज्यादा ठंड होती जा रही है उस सीजन में, तो उसने अब फ्रोस्ट को, फ्रोस्टी को क्या कर दिया, उसकी कंपैरेटिव डिग्री लगा दी, आर इवन फ्रॉस्टी। और इवन क्या है, ये एक एडवर्ब बना दिया, क्योंकि एडजेक्टिव पे काम करने की ताकत किसमें होती है दोस्तों, एक एडवर्ब में होती है। अब वो कहता है कि ज्यादा ठंड वाला होता जा रहा है, इन टाइज जो उनके बीच में आपस में संबंध है, उनमें ज्यादा बर्फ पड़ती जा रही है। क्लियर हो गया दोस्तों। आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ एमईए, जो हम जनरली बोलते हैं एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने जो लेटेस्ट मूव किया, मतलब उन्होंने जो नया कदम उठाया है, लेटेस्ट मूव का मतलब जो नया कदम है, टू पेयर डाउन, पेयर डाउन का मतलब याद आ गया, याद आना चाहिए था, कम करना। टू पेयर डाउन द नंबर ऑफ कैनेडियन डिप्लोमेट इन इंडिया, भाई इंडिया में जो उनके कैनेडियन डिप्लोमेट्स है उनकी संख्या को कम किया जाए, ये स्टेप लिया गया किसके द्वारा, एमई के द्वारा। वो कहता है कितने, वो कहता है 62 से 21 कर दो यार, 62 से 21 कर दो, मतलब 1/3 हो गया ऑलमोस्ट, यही समझ लेते हैं। जबकि न्यू दिल्ली हैड मेड इट्स डिमांड, जबकि न्यू दिल्ली ने डिमांड करी थी भाई इक्वल कर दो, भाई जितने आपके वहां पर उतने हमारे यहाँ पे कर दो। द नंबर्स इन ईच अदर्स मिशन, एक दूसरे के जो 200 देशों का जो मिशन है उसमें बराबर होने चाहिए। नोन लास्ट वन, जिसे अब पिछले महीने बताया गया था। इन द फेरी आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ मतलब फेरी का मतलब फायर वाला फेरी, बहुत खतरनाक वाला। वो कहता है जो ये एक रिजल्ट आया, फेरी मतलब जो उग्र उग्र रिजल्ट आया, ऑफ द ट्रेड्यू गवर्नमेंट एलिगेशन, जो कनाडा के पीएम है उनकी तरफ से एलिगेशन का मतलब समझते हैं दोस्तों, बड़ा आसान वर्ड है। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो इसका मतलब अभी आपको वोकैब की जरूरत है। आरोप, तो कहता है ट्रेड्यू गवर्नमेंट ने जो आरोप लगाए थे उसी के बाद ये एक तरह से आफ्टर मैथ आया कि भाई उनके भी किस कर दो। क्लियर। एलिगेशन दैट इंडिया हैड अ रोल इन द किलिंग ऑफ कैनेडी, उन्होंने जो आरोप लगाया कि इंडिया का मतलब उसके अंदर हाथ है, रोल है, इन द किलिंग ऑफ कैनेडियन नेशनल, मतलब वो जो एक क्या नाम दिया गया, हरदीप सिंह निज्जर, जो कनाडा के रेजिडेंट भी हैं और खालिस्तानी एक्टिविस्ट भी हैं, उनकी हत्या के लिए भारत सरकार पर आरोप लगाया। ये सब न्यूज में बताया गया, उसको समझिएगा। मैटर्स वर थॉट टू हैव कूल डाउन, ये बड़ा प्यारा कंसेप्ट दिया दोस्तों। मतलब इसके लिए तो मैं मतलब फिर हमेशा एक बार करता हूँ कि जब मुझे हिंदू पे सलूट आता है, मजा आ गया, क्या कंसेप्ट दिया देखिए। मैटर्स वर थॉट, मैटर्स वर थॉट का मतलब जो ये बातें हो रही थी, वर थॉट ऐसा सोचा गया था, वर थॉट पैसिव वाइज, यहां तक पैसिव वाइज हो गया, वर थॉट सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V3, ये वाला कंसेप्ट था, जरा डरने की जरूरत नहीं है, पैसिव वाइज था, ये ऑब्जेक्ट था, ये वाज वर था, और ये V3 था, ये पैसिव हो गया। मैटर्स वर थॉट सोचा गया था, टू हैव कूल डाउन कि इनको कूल डाउन किया जा चुका है। अब उसने कूल में भी ईडी लगा दिया। क्लियर हो गया। हम बोलते हैं ना कूल डाउन, वही वाला कूल डाउन है, शांत हो जाए शांत हो जाए। तो ये माना गया कि जो मैटर सोचा गया था वो अब तक कूल डाउन हो चुका है, क्योंकि उसने हैव प्लस V3 लगाया, मतलब क्या लगाया है, इन्फिनेटिव का परफेक्ट लगाया। अब इन्फिनेटिव समझते हैं ना दोस्तों, कभी टॉपिक में पढ़ेंगे ग्रामेटिकल स्किल्स में, 2+V1, जैसे मैंने कहा आई वांट टू मीट यू, तो टू मीट क्या, इन्फिनेटिव है। इतने जल्दी अभी समझते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आई होप कि सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों आपको, बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो अभी हम बात कर रहे थे ट्रूड्यू गवर्नमेंट की, अब उस पर भी डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, ज्यादा डिस्कस नहीं है, ज्यादा कोई कंसेप्ट नहीं दिया, बस छोटा सा दिया है, क्योंकि आपके जीएस में जितना क्वेश्चन बनता है उतना ही क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले जो इनका पूरा नाम है, जस्टिन पियरे जेम्स ट्रूड्यू,
ये कब पैदा हुए थे, यही इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि दिसंबर 25 मतलब क्रिसमस ही मान लो आप उसे, क्रिसमस पे पैदा हुए थे 1971 में, और एक कैनेडियन पॉलिटिशियन है, और ये 23rd प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, जो क्वेश्चन आपका बन गया दोस्तों। और 2015 से अभी तक वो उस लिबरेशन पार्टी के अंदर लीडर हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये दो चीजें थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, एक इनकी डेट ऑफ बर्थ और वो कौन से नंबर के कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये वर्ड था जो मैंने आपको अभी समझा ही दिया, टू हैव कूल डाउन, मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ समझाऊंगा, इसे मैंने उसको लिख के छोड़ दिया था दोस्तों। चलिए अब ये बड़ा खतरनाक कंसेप्ट आया, इसको मैंने भी देखा, आपको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। वो कहता है कि 3 प्रकार के इंडियन हैं। इसको पहले थोड़ा सा ये मैंने थोड़ा सा अलग स्क्रीन पे लिया ताकि आपके लिए थोड़ी सी पिक्चर जो है वो एम्बोज्ड हो सके। चलिए वो कहता है कि 3 प्रकार के इंडियन है, एक नॉन रेजिडेंट इंडियन है जिसे एनआरआई कहते हैं, और इंडियन ओरिजिन है, और पीपल ऑफ, इसको भी क्या बोलते हैं, PIO। मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा साफ नजर आए। PIO, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब वो रह कहीं और रहे हैं लेकिन उनका कहीं ना कहीं दादा दादी मामा मामी नाना नानी के साथ संबंध इंडिया के साथ ही है। एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और कुछ ऐसे इंडियन जो कई दूसरे देशों में जाके बस गए हैं। क्लियर, इन सब की रेशो की बात की गई तो वो ये डाटा बताता है जो मैंने विकीपीडिया से लिया दोस्तों। चलिए अब वो कहता है कि अब आप जाके हैरान होंगे, कितना हो गया दोस्तों, ये 3 करोड़ 21 लाख लोग बाहर रहते हैं इंडिया के, मतलब हमारी पॉपुलेशन और बढ़ गई है। चलिए अब देखते हैं कहां कहां सबसे ज्यादा रह रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कहां रह रहे हैं दोस्तों, यूएस में रह रहे हैं, उसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात UAE में रह रहे हैं दोस्तों। यहां पे कितने रह रहे हैं दोस्तों, यहां रह रहे हैं 49 लैक्स, मतलब ऑलमोस्ट 50 लाख मान लीजिए दोस्तों। उसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात 34 लाख लोग रह रहे हैं दोस्तों। सऊदी अरब के अंदर 25 लाख लोग, पाकिस्तान के अंदर भी, चलो वो तो पार्टीशन के टाइम पर हो गए थे, 2 लाख लोग। उसके बाद मैं शायद गलत बोल गया, 2 लाख नहीं था, हाँ 2 लाख है। उसके बाद मलेशिया में भी उतने लोग रह रहे हैं। उसके बाद म्यांमार, और जिससे रिलेटेड आज का पैसेज है वो दोस्त यहां पर है कनाडा, जिसमें अभी आपके 13 लाख लोग रह रहे हैं दोस्तों। क्लियर हो गया दोस्तों, 13 लाख लोग रह रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था दोस्तों हमारे लिए समझना। और पाकिस्तान में 20 लाख, मलेशिया में 20 लाख, म्यांमार में भी 20 लाख, यूनाइटेड किंगडम के अंदर 14 लाख। यहाँ का डाटा दौरा 2011 का है, इससे मैंने ये वही विकीपीडिया की इमेज ली ताकि बिल्कुल फैक्ट मिल सके, कई जगह बड़ा अजीब सा मिल रहा था डाटा। चलिए दोस्तों, तो आपको ये क्लियर हो गया कि अगर हम पहले टॉप कंट्री में देखें तो पहली टॉप 10 कंट्रीज में नाम नहीं है जहां पे इंडियन रह रहे हैं, तो 11वें नंबर पे है दोस्तों कनाडा। चलिए ये पता होना चाहिए था। और ये थोड़ा सा आपके लिए और डाटा बताया, वही 1.4 मिलियन और 1 मिलियन में आपको बताइए 10 लाख होते हैं, तो ऑलमोस्ट वही डाटा हो गया, 14 लाख लोग रह रहे हैं कनाडा में। और ये 3% 7 ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन है, जो कनाडा की टोटल पॉपुलेशन उनका 3.7% है दोस्तों। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए ये है रोल जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ये डाटा आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा दोस्तों, ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, ये भी मैं मार्केटिंग करूंगा थोड़ी सी, कुछ लोग क्या करेंगे फटाफट आगे ले जाएंगे, सुन लोगे तो अच्छी बात है, कोई फायदा नुकसान नहीं होगा दोस्तों। ये हमारा एक ऐप है जिसका नाम है CET, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, और इसमें कुछ कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। एक कोर्स तो वो कैप से रिलेटेड है जिसकी कीमत सिर्फ 21 साल है, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, 21 रुपये सिर्फ, और 1 साल इसकी वैलिडिटी है। वैलिडिटी सारे कोर्सेज की 1 साल की है। इसमें आपको 500 से ज़्यादा वीडियो मिलेंगे, और हर दिन आप देखेंगे, हर हफ्ते में कुछ नए वीडियो अपडेट हो जाते हैं। 1 साल तक आप पढ़ते रहें, आराम से पढ़ते रहें। और दूसरा है UP SSC से रिलेटेड एग्जाम है, और एक आपका NDA से रिलेटेड है दोस्तों, और ये जो है दोस्तों CTET से रिलेटेड है जो अभी दिसंबर में है, इसकी वैलिडिटी भी 1 साल है। और एक SSC GD कांस्टेबल का, इसमें आप एक बार डाउनलोड कर लीजिए आप, और ऐप डाउनलोड करने में कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है, आराम से कोर्स देख सकते हैं, उसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ सकते हैं, कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर से कितने मॉक टेस्ट पूछे गए हैं। और अगर अच्छा लगे तो बाय कर लेना दोस्तों। बस यही एक बीइंग ए टीचर लास्ट 15 साल से पढ़ाते हुए ये समझाए कि बस स्टूडेंट को वो दो जो उसके लिए जरूरी है। चलिए दोस्तों, बस अब अपना प्लेटफॉर्म अभी स्टार्ट किया है, अभी 2-2.5 महीने ही हुए हैं, इससे पहले बहुत ऑफलाइन कोचिंग अलग अलग क्लासेज में मुखर्जी नगर में क्लासेज ले रहा था दोस्तों में। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे आते हैं। चलिए दोस्तों, अगला वर्ड आ गया हमारे पास प्रॉफरिंग। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, या कलर भी ले लेते ब्रो।
प्रॉफरिंग। अब ऐसा लग रहा था कि प्रूफ वर्ड ना हो, स्पेलिंग चेक करिएगा, PROFFER, प्रॉफर। दोस्तों अब इसका मतलब क्या है? ऑफरिंग, प्रेजेंटिंग, एक्सटेंडिंग और टेंडरिंग। मतलब बेसिक कहा जाए तो प्रस्तुत करना, हम बोलते हैं हिंदी में प्रस्तुत करो, तो उसके लिए आज से वर्ड क्या लगाएंगे आप? प्रॉफर, PROFFER। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए, और अब इसका अपोजिट कर पे प्रस्तुत करने रख लो इसे अपने पास, तो यार विदहोल्ड कर दो, रिटेन कर लो, रिफ्यूज कर दो, मना कर दो, डिनाई कर दो, मुकर जाओ, हम नहीं कुछ प्रस्तुत कर रहे। ये होता आपके लिए वर्ड दोस्तों। तो वर्ड याद हो गया प्रॉफर, याद साथ साथ रखिएगा क्योंकि अगली बार जब भी पैसे जाएगा तो आपको याद आना चाहिए। चलिए दोस्तों, ये जो अब आपके सामने कंसेप्ट आ रहा है दोस्तों, ये आप कहेंगे सर ये क्या आ गया? तो दोस्तों ये कंसेप्ट मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि हमारे एग्जाम से डायरेक्ट लिंक है। इसे ही बोला गया दोस्तों फ्रेजल वर्ब। एक्चुअली पेपर में हमारे इसमें एक ही थी, कौन सी? मुझे जहां तक याद है वो स्टैंड बाय थी, लेकिन मैंने आपको बाकी भी दे दी स्टैंड से रिलेटेड। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये कंसेप्ट इतना अच्छा है कि आप कहेंगे सर मजा आ गया। अब मैं इसको आपको एक ढंग से इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ ताकि आप इसको बड़ा सीरियसली लेके चलना है, ये जो टाइटल है। अच्छा ये मिटा भी देता हूँ जब तक पता भी चल गया। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको नोट डाउन जरूर करना। चलिए दोस्तों, ये आपके लिए कंसेप्ट है। अब वो क्या कहता है स्टैंड बाय में? वो कहता है भाई उसके लिए रेडी है और अवेलेबल रहना, किसी को सपोर्ट करने के लिए स्टैंड बाय रहना। ठीक है दोस्तों, आई विल स्टैंड बाय यू, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा कोई मुसीबत आती तो। और अगला देते हैं स्टैंड आउट, टू बी क्लियरली नोटिसेबल। स्टैंड आउट, भाई उसने ऐसी परफॉर्मेंस करी वो स्टैंड आउट हो गया, मतलब अलग से नजर आ रहा है, स्टैंड आउट। टू बी प्रोमिनेंट और एक्सेप्शनल हो गया वो तो। हर टैलेंट फॉर सिंगिंग रियली मेक्स अ स्टैंड आउट, उसका जो सिंगिंग का टैलेंट है उसको रियल में स्टैंड आउट करता है, बाकी भीड़ से अलग दिखाता है उसको। अगला देखते हैं स्टैंड अप, सुना होगा आपने, स्टैंड अप कॉमेडियन में सुना होगा, पर वो मीनिंग अलग होता है। राइज फ्रॉम ए सिटिंग और लाइंग पोजीशन, मतलब जब आप बैठे हुए हैं लेटे हुए हैं तो एकदम उठना, टू रिमेन वैलिड और अनअल्टर्ड। प्लीज स्टैंड अप, जो क्लास में स्कूल में मैम हमें बोला करती थी, भाई खड़े हो जाओ एंड ज्वाइन मी इन वेलकमिंग आवर गेस्ट स्पीकर, हमारे गेस्ट साहब आए हैं उनके वेलकम के लिए स्टैंड अप हो जाओ। क्लियर? स्टैंड फॉर, किसी के लिए स्टैंड खड़े होना, मतलब किसी के सपोर्ट में खड़े होना। टू रिप्रेजेंट, टू बी एन एब्रीविएशन और सिंबल फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए खड़े होना। जैसे नाटो स्टैंड फॉर, तो नाटो खड़ा हुआ किसके लिए? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये फुल फॉर्म भी याद कर लेना है। मैंने कहा चलो एक और कंसेप्ट मिल जाएगा हमारे स्टूडेंट को। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अभी कुछ और थे, स्टैंड वाले सारे ही खत्म कर दिए, मैंने कहा एक ही बार कंप्लीट करते हैं दोस्तों। बच्चा मतलब कुछ आया तो कुछ लेके ही जाए, बस टारगेट सिर्फ यही है दोस्तों, खाली वो वोकैब ना लेके जाए, उसको बहुत कुछ मिलना चाहिए। अब बहुत से लोगों ने इन चीजों को टच भी नहीं किया होता। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं स्टैंड डाउन। स्टैंड डाउन का कह रहे हैं टू विड्रॉ फ्रॉम अ सिचुएशन, किस सिचुएशन से बाहर निकलना। टू स्टेप बैक, वापस हट जाना। ठीक है दोस्तों, द जनरल डिसाइडेड टू स्टैंड डाउन फ्रॉम हिज कमांडेड आफ्टर द सक्सेसफुल मिशन, भाई मिशन कंप्लीट हो गया, वहां से स्टैंड डाउन हो जाओ, बाहर आ जाओ, बस हो गया मिशन कंप्लीट। चलिए, स्टैंड इन फॉर, ये क्या कह रहा है? टू टेक समवन्स प्लेस टेम्परेरी, किसी की जगह पर टेम्परेरी स्टैंड इन, वहां पर आप उस पोजीशन पर आ गए। एग्जांपल देखिए, कोई नाम दिया गया मैरी, मैरी स्टूड इन हर फॉर कॉलेज एट द मीटिंग एज ही वाज अनवेल। तो मैरी जो थी उसकी जो कलीग थी, उसने मीटिंग में उसकी जगह ली क्योंकि उसका जो फ्रेंड था वो बीमार था। तो यहाँ पर क्या आ गया? स्टैंड की जगह उससे सेकंड फॉर्म टेस्ट बोले लिया, सेकंड फॉर्म ली है क्योंकि सेंटेंस पास्ट में था दोस्तों। चलिए, स्टैंड अप टू, ये बड़ा खतरनाक है, ये पेपर में आया हुआ है। टू कन्फ्रंट और रजिस्टर चैलेंज और डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब क्या बोलते हैं, डट कर सामना करना डट कर सामना करना। टू कन्फ्रंट और रजिस्टर चैलेंज। ठीक है दोस्तों, चलिए, सारा डिसाइडेड टू स्टैंड अप टू द बुली एंड रिपोर्ट द इंसिडेंट, जो भी उसको बुली कहा गया, उसको परेशान किया गया, उसके खिलाफ वो डट के खड़ी रही। टू द स्कूल अथॉरिटी, बच्चा है उसको बताया कि 10 बच्चों ने उसको तंग करा, तो स्कूल के अथॉरिटी के सामने खड़ी रही, डट के खड़ी रही, हटी नहीं। चलिए, स्टैंड ऑफ, टू कीप अ डिस्टेंस, मतलब थोड़ा सा दूर, स्टैंड ऑफ, भाई दूर रहिए। ठीक है दोस्तों, टू स्टे अवे फ्रॉम अ सिचुएशन, इस सिचुएशन से दूर रहिए, किसी इंसान से दूर रहिए, तो हम लगाते हैं स्टैंड ऑफ। तो दोस्तों ये थे कुछ फ्रेजल वर्ब, आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला जो वर्ड आया हमारे पास, ये हमारे पास हम बचपन से सुनते आ रहे थे और आपको पता भी होगा, नहीं पता तो आज याद आ जाएगा दोस्तों। टारगेट वही है,
कि जो आप भूल गए हैं वो हम याद दिला दें, और बड़ा बेसिक के साथ, कोई ज़्यादा मुश्किल, बहुत बेसिक लैंग्वेज के साथ आई ऑलवेज डील। चलिए, टिट फॉर टैट, वो हिंदी में कहता है जैसे को तैसा, बस बाकी आप वो समझ ही गए होंगे दोस्तों, अब पढ़ने की जरूरत है, जैसे को तैसा, ये इस पैसेज में आने वाले हैं। एक्सपल्जन, एक्सपल्जन का मतलब भाई तुम हमारी जगह से छोड़ दो, यहाँ पर द एक्ट ऑफ फोर्सिंग, आपने जबरदस्ती किसी को कहा भाई तुम हमारी जगह छोड़ दो, और ज्यादातर ये कंट्री, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी सब जगह होता है। दे थ्रेटन हिम विद एक्सपल्जन फ्रॉम स्कूल, उन्होंने उसको धमकी दी कि स्कूल से निकाल देंगे, ये मतलब था जिसे हम रेस्टिकेट बोलते थे, उसी का ये साइन मान लीजिए। अब उसमें सिनोनिम क्या दी है, बैनिशमेंट, देश निकाला, डिस्चार्ज कर देना, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है ना, डिस्प्लेसमेंट करना, इजेक्शन, इविक्शन, एक्सट्रूजन, बहुत अच्छे वर्ड हैं, रिडेंस, छुटकारा पाना वाला सेंस है, बाउंस, वापस बाउंस करना, बूट, आउस्टर। तो दोस्तों ये इसके साइनो थे, इनकी मैंने हिंदी नहीं लिखी क्योंकि वर्ड बहुत आसान सा था। और रिप्रेजल, ये भी बड़ा प्यारा वर्ड आया है हमारे एग्जाम में, मतलब उसमें हमारे हिंदू एडिटोरियल में। एक एक्ट कहता है रिटेलिएशन, रिटेलिएशन समझते हैं दोस्तों, बदला लेना। अब बदला लेने की भावना जो होती है, दैट इज को रिप्रेजल। वो कह रहे हैं कि ऐसा एक्ट जो रिटेलिएशन को दिखाता है, स्पेशली वन कमिटेड बाय वन कंट्री अगेंस्ट अनदर, और ये खासकर इस वर्ड को यूज किया जाता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के बीच में बदले की भावना दिखाई देती है दोस्तों। इट कैन आल्सो मीन समथिंग दैट इज डन टू हर्ट और पनिश समवन, किसी को नुकसान पहुंचाने के सेंस में भी इस वर्ड को यूज किया जाता है दोस्तों। चलिए, आई होप कि वर्ड आपको याद हो गए हैं। अब पैसेज में देखते हैं आपको याद आते हैं कि नहीं आते। चलिए आप देखिएगा, ये पैसेज हमारे आज एग्जाम न्यूज़पेपर में आया। चलिए दोस्तों, आई होप कि फिर आप इसको इजीली इसको कवर कर पाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। इट हैड इवन बीन होप्ड, ये पहले उम्मीद की जा चुकी थी कि जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति, क्वाइट डिप्लोमेसी मतलब जो चुपचाप शांत कूटनीति है, वाज एट वर्क, ये काम पर होगी, क्योंकि दो देशों के बीच में जो बर्फ जम गई है, रिलेशन खराब हो गए, वो एट वर्क होगी। वर्क एट वर्क का मतलब वो काम पे लगी हुई होगी कूटनीति। टू रिपेयर टाइज, मतलब देखो खतरनाक है हिंदू, टू रिपेयर टाइज, टाइज का मतलब संबंध, उन संबंधों को रिपेयर करने के लिए जो शांत कूटनीति है वो काम कर रही होगी, लोग यही मान रहे थे, यह आशा की जा रही थी, की जा चुकी थी, पैसिव वॉइस दिया, इट हैड इवन बीन होप्ड, बहुत बढ़िया। फिर भी, हाउएवर का मतलब फिर भी, कनाडा कंटिन्यूज टू होल्ड, कनाडा ने फिर भी अपनी बात पे होल्ड रखा, विदाउट प्रॉफरिंग एनी प्रूफ, जबकि उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिखाया इसके बारे में कि दैट इंडिया मस्ट कोऑपरेट इन इट्स इन्वेस्टिगेशन, भाई इंडिया जरूर सहयोग करे हमारी उस इन्वेस्टिगेशन में, उस अननेम्ड इंडियन ऑफिशियल, उस इंडियन ऑफिशियल के बारे में बताएं हमें जिनका उन्होंने नाम नहीं दिया, अननेम्ड बोल दिया, अनआइडेंटिफाइड ना बोल के अननेम्ड बोला उन्होंने। जबकि इंडिया जो है, अब वाइल का मतलब जबकि हो गया, इंडिया जो है स्टैंडिंग बाय मेजर्स इट हैज टेकन इन रिप्रेजल, इंडिया अपने अपने उतने ही मापदंडों पे जो उसने पहले स्टेटमेंट दी कि हमारे इसमें कोई हाथ नहीं है, अभी भी उसी मापदंडों पर है, इट हैज टेकन इन रिप्रेजल, जो वो इस रिप्रेजल आपने याद है ना, जो एक दूसरे देश के लिए करता है बदले की भावना से, क्योंकि उन्होंने हमारे जो हमारे पर आरोप लगाया, तो इसी आरोप के ऊपर वो अभी भी खड़ा कि ये हमने गलती नहीं करी है। चलिए, लास्ट मंथ, पिछले महीने, अब टिट फॉर टैट एक्सपल्जन, टिट फॉर टैट जब वहां पे निकाला गया, देयर रिस्पेक्टेड डिप्लोमेट्स फ्रॉम सिक्योरिटी एजेंसी, जब हमारे वहां डिप्लोमेट्स को वहां पर हटाया गया, तो मोदी गवर्नमेंट ने उसी बदले उसी टिट फॉर अदले बदले में सस्पेंडेड वीजा फॉर ऑल कैनेडा, उन्होंने सारे कैनेडियन का वीजा जो था वो सस्पेंड कर दिया, और डिमांडेड द डाउन साइजिंग ऑफ कैनेडियन डिप्लोमेट, और ये भी डिमांड रखी कि जो कैनेडियन का डिप्लोमेट की स्ट्रेंथ है उसको कम कर दिया जाए, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, 62 से 21 हुए। चलिए दोस्तों, ये था हमारा पैसेज। अब एक वर्ड आता है दोस्तों इसके अंदर, आपका बहुत बढ़िया सा, यूनिलैटरल, या उसको एडवर्ब बना दिया गया तो यूनिलैटरली हो गया, राइट। अब वो कहता है कि डन बाय इन्वॉल्विंग और डिसाइडेड बाय ओनली वन पर्सन, मतलब सारा काम अपने आप, यूनि का मतलब होता है ना सिंगल, बाई का मतलब डबल, ट्राई का मतलब तीन, वो कह रहा है ये सारा काम एक ही आदमी ने डिसीजन लिया, सब कुछ वही सोच रहा है। कहते इट कैन आल्सो मीन डन विदाउट द एग्रीमेंट और पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, मतलब आपने दूसरे से कुछ पूछा नहीं, भाई तुम्हें तुम्हारी रजामंदी है या नहीं, बस उसने खुद ही डिसीजन लिया, खुद ही एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे कि एग्जांपल होगा इसके अंदर, या ए डैड मतलब फादर
ने शायद डिसाइड किया यूनिलैटरली टू टेक हिज फैमिली टू हरिद्वार। उन्होंने कहा कि हमारी फैमिली जो हरिद्वार जाएगी गर्मी की छुट्टियों में, विदाउट आस्किंग देम वेयर दे वुड लाइक टू गो। उन्होंने बच्चों से नहीं पूछा कि तुमने कहाँ घूमने जाना है, उन्होंने कहा जी हमारी जो फैमिली है यूनिलैटरल डिसीजन ले लिए पापा ने। आपके और हमारे घर में भी कई बार हुआ, आप भी समझते हैं उसको। चलिए चलिए दोस्तों, आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब एक जो वर्ड आ रहा है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है वियना कन्वेंशन। क्योंकि अभी अगले पैसेज में इस वर्ड का जिक्र होने वाला है, तो मुझे लगा कि पहले हमारे स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए। मैंने कहा ना कि ये वाले चैनल पे आपको मतलब ये मजा आएगा कि आपको हर चीज का एक डिस्कशन मिलेगा, हर चीज की एक नॉलेज। जो एक्चुअल में क्या होता है, कभी मैं भी स्टूडेंट था, होता यह है कि हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन हमें कोई बार बार उसको ना एक बार रिवाइज करवा दे, बार बार हमें एक बार रियलाइज करा दे, हम कहीं भूल गए हैं वो हमें रिकैप करवा दे। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है ही है दोस्तों, हम वो जो क्लास में मॉक टेस्ट लेते हैं या क्विज लेते हैं, उनका पर्पस क्या होता है? जो चैप्टर आपने 6 महीने पढ़ा था, दब गया था, जैसे आपने वियना पढ़ा था, अब आज हिंदू में आया, तो जैसे जो भी करप्ट टाइटल होगा या परसों जो टाइटल होगा, शायद कल मैं ऑफर होगा, तो जो भी टाइटल होगा दोस्तों वो हम फिर डिस्कस करेंगे। अब उसका एक बेनिफिट होगा आपको। अब वो बेनिफिट क्या होगा कि आपके वो जो दबे हुए टॉपिक थे वो दोबारा से बाहर आएंगे। यही हमारा टारगेट है दोस्तों। अब वियना कन्वेंशन क्या कहता है दोस्तों? वो कहता है कि एक तो पहली बात ये कि 193 जो है इन्होंने साइन किया हुआ, इसकी पार्टी है मतलब। अब वो कन्वेंशन एक तरह से एक ग्रुप हो गया, उसके अंदर 193 पार्टी। और इंडिया ने अब इसके ऊपर दो बातों पे सबसे ज्यादा फोकस किया है। जो आर्टिकल 11.1 है, जो वियना कन्वेंशन का एक आर्टिकल है, उसमें ये कहा गया कि ये सेक्शन डील करता है किसकी? द साइज ऑफ एम्बेसी स्टाफ इन अदर नेशन, जिसमें ये बताया गया ये सभी देशों का आपस में एक दूसरे के साथ जो राजनीतिक संबंध है उनको अच्छा रखने के लिए इस कन्वेंशन की स्टार्ट किया गया था। क्लियर हो दोस्तों? अब वियना कन्वेंशन के कई कन्वेंशन है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। उसमें जो भारत जो है अभी मेजरली 2 या 3 पे पार्ट काम कर रहा है। पहला 18 मार्च 1991 को, जो ओजोन लेयर के मतलब उसकी सेफ्टी के लिए, और दूसरा 19 जून। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपका डाटा है जिसे आप लिख लिया करो, बस लिखने से क्या होता है दोस्तों, याद हो जाता है। 19 जून 1992 को नुकसान ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार बन गया। तो दो चीजों पे काम किया गया, इसी पे हम इंग्लिश में भी देख सकते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट मतलब कम करता है ओजोन लेयर को। तो ये दो आपके कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन, जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है दोस्तों। आगे देखते हैं। अब आप कहेंगे सर ये मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि आपको ये समझ में आए कि वियना कन्वेंशन यही दो नहीं है, ये कई सारे हैं, और इंडिया जो है इसमें से दो का पार्टिसिपेट में एक्टिव है। अब देखते हैं वो क्या क्या है, हल्का से, मैं ज्यादा उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब वो कहता है कि पहला जो है कि वियना 1814-15 में स्टार्ट हुआ था। क्लियर? और ये जो स्टार्ट हुआ था यूरोप में हुआ था, प्री नेपोलियन सिचुएशन, जब नेपोलियन नहीं था उससे पहले की सिचुएशन में था। आप उसमें देखिए सबसे पहले क्या आया, मनी के ऊपर 1857 में आया। हमारे लिए 1857 तो आपको पता ही है, रानी लक्ष्मीबाई वाला साल है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए 1961 में है। अब ये पेपर में फ्री का 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम वेरी करता है कौन से एग्जाम में, तो आपको याद होना चाहिए। वो क्या पूछ सकता है, जैसे वो ज्यादा पीछे तो नहीं जाएगा, हाँ, लेकिन अगर आपको डाटा याद होगा तो आपको पैसेज दिखने में जो आप राइटिंग करते हैं वह काफी हेल्पफुल हो जाएगा दोस्तों। चलिए, जैसे वो आपसे क्या पूछ सकता है भाई, 1985 में क्या है, जो भी हमने पढ़ भी लिया था, द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। 2015 में जो अभी सबसे रिसेंट कहें तो वो क्या था, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ऑन द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान, जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था ना, उससे रिलेटेड है। तो ये वियना कन्वेंशन बहुत सारे हैं, आप आराम से इनको गो थ्रू कर सकते हैं। 1963 के अंदर क्या था, काउंसलर रिलेशन, जो राजदूत होते हैं उनके रिलेशन के रिलेटेड था ये। रोड साइन और सिग्नल से रिलेटेड 1968 में आया। ट्रैफिक से रिलेटेड भी 1968 में आया दोस्तों। तो इस तरह से कन्वेंशन, इस तरह के विचार आए हैं इस वियना कन्वेंशन में, और उसी से रिलेटेड हमारा ये पैसेज है। क्योंकि जो भारत सरकार ने उनके जो डिप्लोमेट्स हैं वो कम किए हैं, वो इसी वियना संधि के ऊपर है। तो उन्होंने जो 11.1 का जो आर्टिकल बताया उसमें रूल है
कि आप जो दूसरी एम्बेसी के लोग हैं उनको आप अपने हिसाब से जो भी मिशन है उसके अकॉर्डिंग साइज कर सकते हैं दोस्तों। ये आर्टिकल कहता है दोस्तों। चलिए आगे करते हैं स्टार्ट। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आराम से। चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। अब जो अगला वर्ड आ गया वो हमारे पास भी आ गया आसान सा एक, देखते हैं वो क्या है। चलिए दोस्तों, अगला वर्ड आ गया रिटोर्टेड। वो कहता है कि भाई शार्पली या गुस्से से किसी को रिप्लाई करना, रिटोर्ट कर देना। रिप्लाई करना, काउंटर करना, जवाब देना एक तरह से। जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं ना, फादर बोलते हैं तुम मुझे जवाब क्यों दे रहे हो, मतलब शांत रहो, रिप्लाई मत करो, काउंटर मत करो। और ये अच्छा वर्ड था सेस, ऐसे डबल सेस, चिढ़ाना। और क्विप्ट, किसी के ऊपर जो हम कहते हैं ना भाई कमेंट पास कर रहे हो, उसी के लिए अच्छा वर्ड आपके लिए याद हो गया क्विप, QUIP। क्लियर दोस्त, सेकंड फॉर्म बनाई थी तो डबल पी आ गया दोस्तों। चल, और इस पे एग्री में देखते हैं। अब आप चिढ़ा नहीं रहे किसी को, किसी को कुछ कह ही नहीं रहे, हाँ हाँ में हाँ कर रहे हैं। एग्रीड हो गया, कनकर हो गया, कनकर CONCUR। जबकि सेकंड फॉर्म आती है तो डबल आर आ जाता है। ये स्पेलिंग भी इसलिए डिस्कस करो, पेपर में आ जाती है दोस्तों। और जब आप कई बार लिखते हैं तो वहां भी ये वर्ड आता है। और एक्विस मतलब मान्यता दी गई, मतलब उसको अप्रूवल दिया गया। और कंप्लाई तो पता ही है, कंप्लाई करना, फॉलो करना, अनुसरण करना दोस्तों। चलिए, अब वो आ गया कंसुलेट, जो दूसरा वर्ड है हमारे पास। उसमें कहता है वो एम्बेसी, डिप्लोमेटिक मिशन, हाई कमीशन और रिप्रेजेंटेशन। कंसुलेट मतलब जब दो देशों के बीच में जब रिप्रेजेंटेटिव होता है तो उसे हम कंसुलेट कहते हैं। अदरवाइज जब कंपनी से कोई आता तो हम उसे रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, और एंटो में अब वही है, अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, सेपरेट कर दिया। आया ही नहीं कोई आपके पास, जुड़ा ही नहीं, अलग अलग ही रहे दो देश, अलग दो पार्टियां अलग लग रही। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वर्ड। आगे चलते हैं दोस्तों। एक्चुअली में मैं चाहता हूं कि सेशन ज्यादा बड़ा ना हो, इससे चाहता हूं कि आराम से पढ़ें समझें। आगे देखते हैं दोस्तों क्या कहा गया। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो कहता है इस सप्ताह में इंडिया ने इशू किया एक अल्टीमेटम, चेतावनी, फॉर द रिमूवल ऑफ 2/3 ऑफ दोज नंबर विद डेडलाइन October 31। उन्होंने कहा कि 2/3 जो उनके कंसुलेट हैं उनको नंबर मतलब अल्टीमेटम दिया 31 अक्टूबर तक का। मैं गलत बोल गया, October 31, क्योंकि अगर मैं 31 अक्टूबर बोलूंगा ना, जानबूझ के बोला 31 अक्टूबर बोलूंगा तो हर बार 31 अक्टूबर को ही या अल्टीमेटम आ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे अगर 15 अगस्त हम देश में सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे, तो हम 15 अगस्त बोलते हैं, अगस्त 15 नहीं है। 26 जनवरी बोलते हैं रिपब्लिक डे पे। आपका बर्थडे जो मान लेते हैं वो 7 अप्रैल है, तो आप 7 अप्रैल बोलेंगे। जो चीजें स्टैटिक है, जो चीजें फिक्स है, तो उसके लिए आप TH लगा रहे हैं। जो चीजें स्टैटिक नहीं है, मतलब हर बार उसी दिन नहीं होती है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, अप्रैल 7 बोलेंगे। 7 अप्रैल नहीं बोल पाएंगे दोस्तों, छोटा सा कंसेप्ट है, याद रखिएगा। चलिए, कहता है कि इंडिया वुड यूनिलेटरली, मतलब खुद ही अकेला डिसीजन ले लिया, विदड्रॉ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, मतलब वो खुद ही डिसीजन ले लेगा इनको हटा दिया जाए। क्लियर हो, इसलिए उसने वर्ड यूज किया। और 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी कि 2/3 कर देंगे इसे। और इसी के रिजल्ट पे क्या हुआ, परिणाम या आफ्टर मैथ जो भी आपने पढ़ा था, कनाडा की फॉरेन मिनिस्ट्री फ्लू आउट। वो फ्लू, फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू, मतलब ऑब्वियसली जहाज से जाएंगे, ट्रेन से तो नहीं जाएंगे। फ्लू, इसने फ्लू आउट लगाया, उसने उड़ गए, मतलब उड़ गए मतलब चले गए। और 41 उनके डिप्लोमेट्स थे और उनकी फैमिलीज भी थी, क्योंकि जब ये डिप्लोमेट्स आते हैं तो उनकी फैमिलीज भी आती हैं। और कॉलिंग इंडिया डिमांडेड वायलेशन, और उन्होंने इसको कहा कि ये इंडिया का जो एक्शन है एक वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ को उल्लंघन करता है ये, जिसपे उन्होंने कहा कि ये वियना कन्वेंशन का भी उल्लंघन करता है। इसलिए मैंने आपको वियना समझाया था, इसलिए मैंने आपको 11A वाला पॉइंट भी बताया था। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने रिटोर्टेड किया, गुस्से में जवाब दिया, मतलब एंगरली, दैट द कन्वेंशन आर्टिकल 11(1) डज ऑथोराइज, कि जो 11(1) का जो रूल है, जो आर्टिकल है, वो हमें ऑथोराइज करता है, हमें मतलब एक तरह से परमिशन देता है, टू रिक्वायर दैट द साइज ऑफ अ मिशन बी केप्ट विद इन लिमिट, कि जो भी साइज आपको चाहिए दूसरे देश के डिप्लोमेट रखने का, वो डिसीजन आप ले सकते हैं, जो मिशन आप भी पूरा करना चाह रहे हैं दो देशों के बीच में। तो ये हमारी तरफ से रिप्लाई किया गया। उन्होंने कहा कि वियना कन्वेंशन, क्योंकि उस पर संधि होती है, साइन करके आते हैं, तो सब उल्लंघन नहीं हो सकता। तो हमारे मिनिस्टर ने ये रिप्लाई किया दोस्तों। आई होप की कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए,
नेक्स्ट बताते दोस्तों, एक मिनट। चलिए दोस्तों, ये तो मेरा एक बड़ा फेवरेट वर्ड है, ट्रेजेक्ट्री। और ट्रेजेक्ट्री क्या है, मीनिंग तो आपने पढ़ ही लिया, पाथ, कोर्स। अच्छा, कई बार हम अपने स्टूडेंट से पूछते हैं, स्टूडेंट कहता है सर क्या पूछो, देखो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सोचिएगा। ये क्वेश्चन कई बार हम बच्चे से पूछते हैं, व्हाट इज योर करियर ट्रेजेक्ट्री। अब बच्चा कहता है सर ये क्या पूछ लिया। अगर आपसे बोले भाई करियर में क्या बनने आ गए, तो वो समझ में आ गया कि अब भी वही पूछा गया, आगे रास्ता क्या, आगे आपका पथ क्या है। तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब, ये मेरी अपने स्पोकन में कई बार यूज करता हूँ, पाथ, कोर्स, रूट, ट्रैक। भाई आप अब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, बैंकिंग की, पीसीएस की, रेलवे की, डिफेंस की, सीटेट की, कोई भी जो आपका प्लान है, या 2 3 4 प्लान एक साथ लेके चल रहे हो। कई लोग ये भी करते हैं कि सर ट्रेजेक्ट्री रूट पढ़ाई का है, जो रास्ता मिल जाए उस रास्ते पे चले जाएंगे और वहां की ट्रेन पकड़ लेंगे, मतलब बोली जॉब ले लेंगे। चलिए उसमें भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि नॉलेज होनी चाहिए, पेपर पास हो, करियर बन सकता है दोस्त। चलिए दोस्तों, तो ये वाला कंसेप्ट है हमारा। तो आई होप कि ये वर्ड याद हो गया होगा, और अब आप पूछेंगे अपने फ्रेंड से भाई तुम्हारा करियर ट्राजेक्ट्री क्या है। चलिए आगे आते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं एक बार। ये कई बार काम नहीं करता। चलिए दोस्तों, अब इसमें एक शब्द दिया गया है, मैंने भी पहली बार पढ़ा, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, 5 आइज, 5 आंखें। अब आप सोचेंगे सर ये 5 आंखें क्या है। अब देखते हैं हुआ क्या है इसके अंदर। अब वो कहता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय पे इस चीज को, मतलब कंसेप्ट को, ग्रुप को लॉन्च किया गया था, अलायंस एक तरह से, मतलब कई देशों का एक गठबंधन मान लीजिए, ठीक है। और ये किस पे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है सिग्नल्स, सिग्नल्स इंटेलिजेंस पे, जिसको नाम दिया गया सिक, और इंटेलिजेंस के लिए आईएनटी, और सिग्नल्स के लिए सिक। तो पेपर में आ जाता सिक इंट क्या, तो समझ गया ना, क्वेश्चन बन गया आपका। और इसको यूके यूएसए एग्रीमेंट भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम जो है, क्योंकि यही मेन 2 देश हैं इसके अंदर। और ये 5 मार्च 1946 को स्टार्ट हुआ। ये क्वेश्चन आपका जीएस का हो गया। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो देश है वो कौन कौन से, वो देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब आप सोच रहे हैं ये क्यों बता रहे हो सर, ये हमारे आर्टिकल से रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूं आपको। ये सब आर्टिकल में नहीं छपा होता, आर्टिकल तो छोटा सा होता है। ये सारी चीजें आपको मेहनत की जाती है ताकि आपको कुछ नॉलेज मिल सके, बस आपसे बदले में एक ही चीज चाहिए होती है, यार लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। और अगर आप अपने फ्रेंड को भेजते हैं तो कोशिश जरूर करिए, क्योंकि हमेशा आप किसी को कुछ भेजेंगे तो वो भी आपको कुछ भेजेगा, यार ये मेरे को अच्छा मिला, आप भी पढ़ो। हमेशा ध्यान रखिए, विद्या बांटने से कम होती है, बढ़ती है। सही कह रहे हैं, बढ़ती है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अब वो जो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, तो ये एक तरह से सिग्नल्स इंटेलिजेंस पे काम करते हैं दोस्तों। बाकी मैंने हिंदी में लिख दिया था आपको समझने के लिए। 5 आइज गठबंधन द्वितीय विश्व युद्ध का संयुक्त राज्य जैसे इन देशों के बीच में एक एक खुफिया नेटवर्क है, ये शब्द है जिसके लिए मैंने इसको लिखा था, खुफिया नेटवर्क। क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलिए आगे चलते हैं। अब ये वो पैसेज था जिसके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा था। अब देख लेते हैं दोस्तों। अब वो क्या कहता है कि मोदी ट्रेड्यू जब, एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मतलब इसके अलावा मोदी ट्रेड्यू के बाद जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग हुई, दैट हैड डिस्कस द निजार के, जब उन्होंने इस पे डिस्कस किया, तो ई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हमारे जयशंकर जी हैं, हैड रिपोर्टेडली मेट कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर मेलानी जोली इन द यूएस। तो इसके बाद वो इसके यूएस में उनसे मिले भी, ऑन द साइडलाइंस, मतलब जिस मीटिंग के लिए गए थे उसमें नहीं, उसके बाहर जाके मिले। ऑन द साइडलाइंस ऑफ द यूएन जनरल असेंबली, जनरल असेंबली जो होती है वो तो कुछ यूनाइटेड नेशन का इशू होता है उस पर होती है, तो ये उसके बाहर जाके मिले। नन ऑफ दोज अपीयर्स, और उसमें से कोई भी अपीयर नहीं हुआ टू हैव टर्न द ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री आ गया ना, टर्न द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इवेंट, जो भी इवेंट्स हुए थे उसको, उसके रास्ते को दिशा चेंज करने के लिए, मतलब
कनाडा वाले अपने स्टैंड पे हैं, इंडिया वाले अपने स्टैंड पे, कोई ने अपना रास्ता चेंज नहीं किया अभी हम कॉम्प्रोमाइज करें या आप ऐसा डिसीजन लो हम ऐसा डिसीजन है, कोई भी बात कर सकते हैं। अटेम्प्ट बाय कनाडाज फाइव आइज, और वो कहता है कि कनाडा के जो फाइव आइज अलाइज हैं, कनाडा तो उन 5 देशों में आ गया, जो उनके साथी हैं 4, याद आया कौन कौन से, देखिएगा कौन कौन से याद आए एक बार, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो कनाडा के अलावा 4 देश हो गए, तो ये चारों जो इनके अलाइज हैं, अलाइज मतलब जो इनके जुड़े हुए हैं, टू मीडिएट हैव नॉट वर्क इधर, तो उन्होंने भी इसके ऊपर मीडिएट किया, मध्यस्थता करने की कोशिश करी दोस्तों। और ये जो हमारा आज का कंसेप्ट था दोस्तों, ये यही इसी से रिलेटेड कहा गया है। चले आगे चलते हैं दोस्तों। मैं पानी ढूंढ रहा था एक्चुअली में, पानी शायद कहीं और रह गया। आगे आते हैं दोस्तों, तो 2 वर्ड और आगे हैं। शोल्ड अप, शोल्ड अप का मतलब वो कहता है तो किसी को सपोर्ट करना, रीइंफोर्स का मतलब ताकत, मजबूती देना भी इसका मीनिंग होता है। बोल्स्टर सहायक होता है। सस्टेन, सस्टेन बनाए, इसी चीज पे बने रहो भाई, ना आगे जाओ ना पीछे, इसी चीज को सस्टेन रखो। प्रॉप, किसी चीज पे आधारित, प्रॉप होता है ना। स्ट्रेंथन, ईडी लगा दिया स्ट्रेंथन में, तो ये उसके आपके साइनो हो गए। और एंटो में कमजोर करना, अंडरमाइन करना, कमी कर देना। डेबिलिटेट, ये बहुत बड़े हो रहा है, डेबिलिटेट करना मतलब किसी को दुर्बल कर देना। चले, और अंडरकट कर देना, ये इसके हमारे एंटो और साइनो हो गए दोस्तों। बोल्स्टर आपको पता ही चल गया, और सस्टेन तो बने रहने की सेंस में आता है। प्रॉप करना भी उसी को प्रॉप है, ये उसी पे आधारित है। और स्ट्रेंथर्ड, अच्छा वर्ड यहाँ तक ही है प्रॉप, ये यहाँ तक ही है। ये एक्चुअल में क्या है कि वो आगे वाला ईडी था ना, इसलिए ये भी उसी ईडी पेज पर आया। क्लियर हो गया दोस्तों। चल, अब दूसरा वर्ड आया हमारे पास लोग जाम, भाई जाम लग गया, लोग जाम हो गया, बंद हो गया रास्ता। तो ये एक अच्छा वर्ड है, इम्पैसे, बहुत बढ़िया वर्ड है इम्पैसे। इसकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी थोड़ी सी बिल्कुल मिलती जुलती नहीं है। स्टैंड स्टिल, ये खतरनाक है। स्टैंड खड़े हुए, स्टिल रुक जाओ, रुकावट हो गया, स्टैंड स्टिल। डेडलॉक, कहते हैं रिलेशन में डेडलॉक आ गया, बंद हो गया। स्टेलमेट, अब खाली स्टेल को कहें तो वो होता है बासी। स्टेलमेट, गति स्थिति जैसी थी वैसी स्थिति रह गई है उसकी, खराब हो गई है, रुक गई है। प्रोग्रेस, एडवांसमेंट, ब्रेक थ्रू, ये अच्छा वर्ड है, ब्रेक थ्रू। कैन यू ब्रेक थ्रू दिस, मतलब जो रास्ता रुका हो उससे आगे निकल सकते हो। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट 2 साल से फेल हो रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, आई होप इन 2023 यू कैन ब्रेक थ्रू। अब आप ब्रेक थ्रू कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया दोस्तों। और फ्लो का मतलब प्रवाह। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। अब यहां पर वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो देख लेते हैं दोस्तों फटाफट। चलिए, वो कहता है कि जब एलाइज जो है हैव सपोर्टेड कनाडा के लिए, वो कहते हैं जो उनके जो मतलब साथ वाले 4 देश हैं, उन्होंने सबने भी कनाडा के कलम का सपोर्ट किया, भाई वो इकट्ठे हैं, 5 आई हैं। दे हैव आल्सो शोड अप देयर टाइज, और उन्होंने क्या किया, शोड अप किया देयर टाइज विद इंडिया। क्लियर हुआ। अब आपको मीनिंग ज्यादा आना चाहिए था। विद पॉसिबल विजिट बाय द ब्रिटिश, और पॉसिबल विजिट जो ब्रिटिश, यूएस और ऑस्ट्रेलियन लीडर्स की थी, दैट विल अश्योर न्यू दिल्ली, वो न्यू दिल्ली में अश्योर करेंगे इस बारे में, उनकी विजिट होगी। डिप्लोमेटिक ऑप्शन एग्जॉस्टेड फॉर नाउ, लेकिन अभी तक के लिए जो डिप्लोमेटिक ऑप्शन है वो अभी तक के लिए एग्जॉस्टेड, रुके हुए हैं। इट इज होप्ड अ पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन, ये उम्मीद की जा रही है कि जो रिफ्लेक्शन है, इसका जो प्रभाव है, विल ब्रिंग फ्रेश काउंसिल ऑन हाउ टू ब्रेक द लॉकडाउन, कि कुछ नया कुछ होगा, कुछ नया काउंसिल होगा, नया कुछ आइडिया होगा, हाउ टू ब्रेक द लॉकडाउन, जो एक जो बंद वाली स्थिति है, डेडलॉक वाली सिचुएशन है, उससे कैसे उसको तोड़ा जाए। तब तक स्टूडेंट, टूरिस्ट एंड बिजनेस पर्सन विल सफर, और ये कंफर्म, जो कैनेडियन इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडियन तो आपने देख ही लिया 14 लाख के करीब थे जो वहां पर गए हुए हैं, इन सबको। और हर साल बहुत लोग जाते हैं कनाडा, आप तो कई बार हम सुनते हैं मिनी कनाडा हो गया दोस्तों। क्लियर, सॉरी मिनी इंडिया हो गया कनाडा के अंदर। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पैसेज। उम्मीद बस यही करूंगा दोस्तों कि चाहे आप फेसबुक पे हो, चाहे आप यूट्यूब पे हो दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करिए, और शेयर करेंगे तो थोड़ा सा बूस्टअप मिलेगा। और आपके पास कोई कैसा भी आइडिया हो उसको भी शेयर करिए दोस्तों, ताकि हम आपके आइडिया पे भी काम कर सके दोस्तों। दोस्तों चैनल बिल्कुल अभी एक तरह से नया ही है,
तो उम्मीद करता हूँ कि आपका सपोर्ट प्यार मिले। चलिए दोस्तों, तो जय हिंद। और लास्ट आपको फिर दोबारा से मार्केटिंग कर देता हूँ दोस्तों, लव यू, थैंक यू कर देता हूँ। और आपको ये कहूँगा कि जो ये ऐप है दोस्तों, इसको डाउनलोड जरूर कर लें, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और हम मिलते भी रहेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, टेक केयर, धन्यवाद और हैप्पी नवरात्रि दोस्तों, धन्यवाद।